इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहां युहाओ और बेबे रास्ते भर डूलियो कॉन्टिनेंट के हालात पर बात करते हुए स्पिरिट पगोड़ा की तरफ बढ़ रहे थे। स्पिरिट पगोड़ा का काम अभी चल ही रहा था और जैसा युहाओ ने कहा था वैसे ही एमरल्ड स्वान यानी बीजी जो ग्रेट स्टार दो फॉरेस्ट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थी वो हमेशा यहीं पर मौजूद रहती थी। युहाओ ने उसे अपने आने का कारण बताया और तुरंत उसकी मदद मिल गई। बीजी के लिए युहाओ अब सिर्फ एक इंसान नहीं था बल्कि वो एक पुल था जो इंसानों को सोल बीस्ट्स की दुनिया से जोड़ रहा था। अगर युहाओ न होता तो स्पिरिट पगोड़ा कभी रियलिटी में ही नहीं आता, और क्योंकि उसके पास डेस्टिनी की पावर भी थी जो उसे गॉड बीस्ट ऑफ डेस्टिनी से मिली थी, इस वजह से अब हर सोल बीस्ट के लिए युहाओ ऐसा इंसान बन गया था जिसकी रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी थी। इसी कारण बीजी ने बिना सोचे समझे तुरंत उसे सूटेबल स्पिरिट्स ढूंढने में मदद करने के लिए हाँ कर दी। उसकी टीम में 3 लोग थे जिन्हें स्पिरिट्स की जरूरत थी, बेबे, जू सांसी और जियांग ननन। इन तीनों में बेबे और जू सांसी काफी समय से रैंक 70 पर थे, जबकि जियांग ननन ने हाल ही में ब्रेक थ्रू किया था। स्पिरिट पगोड़ा अपनी एस्टैब्लिशमेंट के बाद से लगातार काम कर रही थी, लेकिन स्पिरिट्स के फ्यूजन को हमेशा एक लिमिट में रखा गया था। ये प्लान युहाओ और श्रेक एकेडमी के हायर लेवल्स ने आपस में बात करके तय किया था। ग्रेट स्टार दो फॉरेस्ट बहुत विशाल था लेकिन सोल बीस्ट की उम्र लंबी होती थी और ऐसे बहुत कम सोल बीस्ट थे जो अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर पहुंचकर उसी समय स्पिरिट बनने के लिए तैयार हों। फिलहाल ये नंबर्स ठीक ठाक थी, लेकिन अगर स्पिरिट्स का फ्यूजन बिना रोके फैलने दिया जाता तो फेलियर रेट बढ़ना तय था। बीजी ने बेबे और बाकियों के मार्शल सोल्स को ध्यान से देखने के बाद जल्दी ही वहां से निकल गई। उसने खुद ही उनके लिए सूटेबल सोल बीस्ट्स ढूंढने का फैसला किया, क्योंकि युहाओ की अहमियत अब हर सोल बीस्ट के लिए बहुत बड़ी थी। वहीं युहाओ और बाकी लोग स्पिरिट पगोड़ा में ही रुक गए। जब युहाओ के आने की खबर फैली तो स्पिरिट पगोड़ा के पहले बैच के स्पिरिट मास्टर्स जिन्हें उसने खुद ट्रेन किया था तुरंत उससे मिलने आ गए। कुछ ने उसे टीचर कहा और कुछ ने पगोड़ा मास्टर कहा। अब युहाओ का एक नया नाम भी बन चुका था वही। पर एक तरफ तांग वूटोंग खड़ी थी, उसके चेहरे पर शुरू से आखिर तक सिर्फ कोल्डनेस था। वो किसी से बात नहीं कर रही थी और सबको बस चुपचाप देख रही थी। युहाओ सब स्पिरिट मास्टर्स से घुल मिल कर बातें करने लगा और सब उससे स्पिरिट्स के बारे में जानकारी और नए रिसर्च पर डिस्कस करने लगे। स्पिरिट पगोड़ा बनने के बाद से इन स्पिरिट मास्टर्स की इज्जत और स्टेटस बहुत तेजी से बढ़ा था। पगोड़ा को ऑफिशियली प्रमोट नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी इनका दर्जा बेहद ऊंचा हो चुका था। पहले बैच के ज्यादातर स्पिरिट मास्टर्स श्रेक एकेडमी से थे, लेकिन कुछ दूसरे एम्पायर से भी आए थे और उन्हें अपने अपने रॉयल फैमिलीज के इंपीरियल श्राइन्स तक में जगह मिली थी। और ये सब राइज उन्हें युहाओ की वजह से मिला था, इसलिए उनकी नजरों में उसका रिस्पेक्ट सोचना भी आसान था। युहाओ ने करीब 2 घंटे से भी ज्यादा वक्त उन स्पिरिट मास्टर्स से मिलते और बातें करते हुए गुजारा। बीजी अभी तक वापस नहीं लौटी थी, शायद वो सोल बीस्ट्स ढूंढने के लिए ग्रेट स्टार दो फॉरेस्ट के काफी अंदर चली गई थी। बेबे ने उसकी तरफ देखकर कहा, जूनियर ब्रदर थक तो नहीं गए? स्पिरिट पगोड़ा पिछले कुछ महीनों में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर सन मून एम्पायर ने अचानक इन्वेजन शुरू न किया होता तो अब तक बाकी ब्रांचेस का काम पूरा हो चुका होता। अफसोस की बात है कि स्टार लुओ एम्पायर और हेवनली सोल एम्पायर के पास अभी इन चीजों के लिए वक्त और दिमाग नहीं है। हाँ, लेकिन दो लिंग एम्पायर में एक ब्रांच बन चुकी है और वहाँ अपनी स्पिरिट पगोड़ा खड़ी की जा रही है। युहाओ हल्का सा मुस्कुराया और बोला, उम्मीद है स्पिरिट पगोड़ा की वजह से इंसान कम से कम सोल बीस्ट्स को मारेंगे। इसी वजह से हमें सन मून एम्पायर को यहाँ तक पहुँचने नहीं देना चाहिए, वरना हमारी सारी हार्डवर्क और सफलता बेकार चली जाएगी। तांग वूटोंग थोड़ी दूर बैठी थी और अचानक उसने युहाओ से पूछा, स्पिरिट्स आखिर है क्या? युहाओ ने धीरे से जवाब दिया, आसान शब्दों में, स्पिरिट्स वो सोल बीस्ट्स हैं जो खुद अपनी मर्जी से किसी सोल मास्टर के साथ फ्यूज होते हैं और अपनी कॉन्शियसनेस बनाए रखते हैं। ये सोल बीस्ट्स अपनी कुछ एबिलिटीज और समझदारी को भी बचा लेते हैं, और अगर कोई सोल बीस्ट अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर हो तो वो इस तरह किसी सोल मास्टर के शरीर में रहकर जीना जारी रख सकता है और अपनी लाइफ बढ़ा सकता है। इतना ही नहीं, एक छोटा सा चांस ये भी है कि वो सोल मास्टर के साथ अमर यानी इमॉर्टल भी हो सके। तांग वूटोंग अपने भौहें चढ़ाते हुए पूछती हैं, इमॉर्टैलिटी ये कैसे मुमकिन है? युहाओ हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अगर कोई सोल मास्टर अल्टीमेट डुलियो के बैरियर को तोड़ दे तो इमॉर्टैलिटी पूरी तरह से पॉसिबल है। तांग वूटोंग के होंठ हल्के से हिले और उसने कहा, उसके लिए तो गॉडली सीट चाहिए होती है, ये इतना आसान थोड़ी है। युहाओ ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोला, तुम्हें गॉडली सीट्स के बारे में पता है? तांग वूटोंग ने थोड़े प्राउड से कहा, बिल्कुल पता है। लेकिन बात पूरी करने से पहले ही उसके फोरहेड पर उभर रहा सुनहरा ट्राइडेंट हल्का सा चमका और वो अचानक चुप हो गई। तभी बाहर से बीजी अंदर आई। एमरल्ड स्वान हमेशा की तरह शालीन और बेहद खूबसूरत लग रही थी।
उसके चेहरे पर हल्की और गर्म मुस्कान थी। जैसे ही उसने कहा, युहाओ और बाकी सब लोग मेरे साथ चलो, हम स्पिरिट ट्रांसमिटिंग हॉल की तरफ चलते हैं। स्पिरिट ट्रांसमिटिंग हॉल वही जगह थी जहां स्पिरिट मास्टर्स स्पिरिट्स को ट्रांसमिट करते थे, और यहीं पर वो मैजिकल फॉर्मेशन मौजूद थी जो युहाओ को नेक्रोमांसर इलेक्ट्रोलक्स से विरासत में मिली थी। जैसे ही सब लोग स्पिरिट ट्रांसमिटिंग हॉल में कदम रखते, डेंस लाइट पावर ने सबको अपनी चपेट में ले लिया, और ग्रुप में सबसे ज्यादा रिएक्शन बेबे और तांग वूटोंग का था। बेबे का शरीर धीरे से गोल्डन लाइट से चमक रहा था और उसकी पीठ के पीछे से एक ड्रैगन की प्रोजेक्शन झिलमिला रही थी। उसकी मार्शल सोल अभी पूरी तरह रेडिएंट होली ड्रैगन में बदल नहीं पाई थी, लेकिन अब उसके लिए रेडिएंट होली ड्रैगन की पावर्स को चैनल करना आसान हो गया था। बेबे के हिसाब से स्पिरिट पाने और सोल सेज बनने के बाद उसकी मार्शल सोल शायद अपनी फाइनल मेटामॉर्फोसिस पूरी कर लेगी। इसलिए स्पिरिट चुनते समय उसने बीजी से खास रिक्वेस्ट की थी कि वो उसे ऐसा सोल बीस्ट ढूंढ कर दे जिसमें ड्रैगन ब्लड और लाइट एलिमेंट दोनों मौजूद हों। और तांग वूटोंग की रिएक्शन बेबे जितनी ऑब्वियस नहीं थी। उसकी पीठ के पीछे सटल रूप से गोल्डन लाइट की एक लेयर झिलमिला रही थी, जैसे गोल्डन विंग्स हों। इसमें कोई डाउट नहीं था कि दोनों की एक्सप्रेशंस बहुत रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल थी, और उनकी एक्सप्रेशन साफ दिखा रही थी कि वो इस एक्सपीरियंस का आनंद ले रहे थे। बेबे ने चारों तरफ देखकर युहाओ से कहा, लिटिल ब्रदर, इस मैजिकल फॉर्मेशन जो तुमने बनाई है ये बहुत मिस्टिकल और मिराक्युलस है। इसमें एलिमेंट ऑफ लाइट इतना डेंस है, अगर मैं ऐसे एनवायरनमेंट में कल्टीवेट कर पाता तो कम मेहनत में बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर लेता। तांग वूटोंग ने युहाओ की ओर हैरान होकर देखा। उसे अभी तक यकीन नहीं था कि ये मैजिकल फॉर्मेशन युहाओ ने ही बनाई है। युहाओ ने सिर हिलाया और कहा कि ये ज्यादा पॉसिबल नहीं है। एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर, इस मैजिकल फॉर्मेशन के इफेक्ट्स तो इम्प्रेसिव है, लेकिन ये बहुत रिसोर्सेज कंज्यूम करता है, और अभी तांग सेक्ट के पास इतनी वेल्थ नहीं है, और बाकी लोगों ने उनका प्रेजेंस महसूस तक नहीं किया जब वे स्पिरिट ट्रांसमिटिंग हॉल में आए। और फिर हम 3 सोल बीस्ट को देखते हैं, और हर एक अलग स्पीशीज का था। बीच में जो था वो एक व्हाइट स्टीड था। इसका शरीर घोड़े जैसा था, लेकिन सिर ड्रैगन जैसा। इसके माथे से लेकर गर्दन और पूरी स्पाइन तक व्हाइट ड्रैगन स्केल्स फैली हुई थी। हालांकि ये अपने लाइफ के आखिरी पड़ाव में था, फिर भी स्पिरिट पगोड़ा की लाइट की ऑरा इसे चमकती हुई दिखा रही थी। सबसे खास चीज, इसके माथे पर एक डायमंड शेप डिम गोल्डन जेम था। अगर ये पहले की तरह स्ट्रॉन्ग होता तो ये एक डिवाइन प्रेजेंस वाला स्टीड लगता। व्हाइट स्टीड के लेफ्ट साइड एक चमकदार गोल्डन टर्टल थी। तीनों में ये सबसे छोटी थी, लगभग 2 मीटर्स लंबी। इसकी गोल्डन शेल बहुत आई कैचिंग और मोटी लग रही थी। और व्हाइट स्टीड के राइट साइड एक बड़ी पाइथन थी। ये पूरी तरह पिंक कलर की थी और 10 मीटर से लंबी थी, और इसके सिर से 1 मीटर लंबा वाउंड था लाल रंग का, और उसमें से कुछ फ्लूइड भी रिस रहा था। तीनों में सिर्फ ये पिंकिश पाइथन थी जिसकी लाइफ एनर्जी उम्र के कारण कम नहीं हो रही थी। बीजी आगे बढ़ी और बोली, सबको मैं इन सबको इंट्रोड्यूस करती हूँ। बीच में जो है वो एक 10,000 ईयर पुराना हेवनली ड्रैगन हॉर्स है। इवन ग्रेट स्टार 2 फॉरेस्ट में भी हेवनली ड्रैगन हॉर्सेस बहुत रेयर माने जाते हैं। इनके शरीर में रेडिएंट होली ड्रैगन्स का ब्लड लिनिएज है। हालांकि ये घोड़े जैसे दिखते हैं, लेकिन इनकी ब्लड लाइन बहुत पूरे है, और अभी ये 10,000 ईयर की कल्टीवेशन में है, इसलिए इसकी लाइफ एनर्जी लगातार गायब हो रही है। जब ये 20,000 ईयर की कल्टीवेशन तक पहुंचेगा तो इसकी कंडीशन और खराब होगी और ये मर जाएगा। बेबे, तुम्हारा मार्शल सोल भी रेडिएंट होली ड्रैगन की स्ट्रॉन्ग ऑरा रखता है, इसलिए ये तुमसे फ्यूज होने के लिए सबसे सूटेबल है और तुम्हारा स्पिरिट बन सकता है। शायद ये फ्यूजन दोनों की एवोल्यूशन कंप्लीट करने में भी हेल्प करे। अगर इनमें से कोई भी रेडिएंट होली ड्रैगन में पूरी तरह इवॉल्व हो गया तो दोनों की पावर्स में सिग्निफिकेंट इंक्रीज आएगा। तुम इसे पहले फेमिलियराइज कर लो। बेबे ने एल्डर बीजी को रिस्पेक्टफुली थैंक यू कहा और बहुत खुश दिखाई दिया। रेडिएंट होली ड्रैगन्स जैसे बाकी ड्रैगन स्पीशीज अब लंबे समय से एग्जिस्ट नहीं करते थे। बेबे ने पहले जो सोल रिंग्स हासिल किए थे वो मोस्टली सेकंड लिनिएज ड्रैगन से थे, जो मेनली अर्थ ड्रैगन्स थे। और फिर बेबे ने इस हेवनली ड्रैगन हॉर्स की लाइफलेस नजरों को देखा। जब वो उसके पास आया, हेवनली ड्रैगन हॉर्स ने उसकी प्रेजेंस पर बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं दी। ये बहुत अजीब था। बेबे इसके पास झुका, गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपनी ब्लू लाइटनिंग टायरन ड्रैगन छोड़ दी। उसकी ब्लू लाइटनिंग टायरन ड्रैगन की सोल पावर बेहद डोमिनेंट थी। भले ही बेबे ने अपनी मार्शल सोल को छोड़ते समय अपना ऑरा धीरे से वापस खींचा, फिर भी हेवनली ड्रैगन हॉर्स थोड़ी सी कांप उठी। इसके शरीर से हल्की सी ऑरा ऑफ लाइट निकल रही थी और उसने बेचैन नजरों से बेबे की तरफ धीरे से अपना सिर उठाया। बेबे वहीं झुका रहा, बिना हिले। उसकी 5th और 6th सोल रिंग्स बारी बारी से चमकने लगी। अचानक उसकी ब्लू ड्रैगन की स्केल्स से धीरे धीरे लाइटनिंग गायब होने लगी और उसकी स्केल्स भी धीरे धीरे सुनहरी हो गई। इसके बाद एक लो पिच ड्रैगन रोर गूंजा, जैसे कोई विशाल ड्रैगन धीरे धीरे दहाड़ रहा हो।
हेवनली ड्रैगन हॉर्स थोड़ी देर के लिए स्टन्ड रहा और बेबे की तरफ देखते हुए थोड़ा कंफ्यूज दिखा। उसने बेबे के शरीर से एक नोन ऑरा महसूस किया और फिर बेबे ने धीरे से कहा, कैसे हो हेवनली ड्रैगन हॉर्स? चिंता मत करो, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। हमारे शरीर में दोनों में रेडिएंट होली ड्रैगन का ऑरा है। अभी हम दोनों इस ऑरा की प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं। मैं तुम्हारी जिंदगी बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। हो सकता है कि इंसानों की उम्र सोल बीस्ट के मुकाबले बहुत छोटी हो, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि जब तक मैं जीवित हूँ तुम एनर्जी से भरे रहोगे। तुम अब जैसे लाइफलेस नहीं रहोगे। मैं तुम्हारी यूथ और पावर लौटाने में मदद करूंगा, ठीक है? बेबे की आवाज बहुत ही हल्की थी, लेकिन वो बात करते समय बहुत गंभीर था। युहाओं ने नियम बनाया था कि स्पिरिट ट्रांसमिशन से पहले सोल बीस्ट को इंसान के साथ इंटरेक्ट करना जरूरी है। इससे सोल बीस्ट को समझ आता है कि वो किस इंसान के लिए स्पिरिट बनने वाला है, और अगर सोल बीस्ट उस इंसान को स्वीकार नहीं करता तो फेलियर की संभावना बढ़ जाती है और वीक सोल बीस्ट प्रोसेस में मर भी सकती हैं। हेवनली ड्रैगन हॉर्स बेबे को देखकर थोड़ी लाइफलाइन महसूस करने लगी और उसने अपनी पुरानी ताकत और अब की कमजोरी याद की। जब उसने बेबे की ईमानदारी देखी तो उसने धीरे से सिर हिलाया और अपना सिर बेबे के कंधे से रगड़ दिया। बेबे ने अपने हाथ उसके सिर के चारों ओर रखे और धीरे से उसके चेहरे को छूते हुए अपनी अच्छी नीयत दिखाई। श्रेक एकेडमी के पास हेवनली ड्रैगन हॉर्सेस के रिकॉर्ड्स थे। बेबे जानता था कि उसकी जेम को छूना नहीं चाहिए। ये उसका सबसे स्ट्रॉन्ग हिस्सा है, लेकिन सबसे सेंसिटिव भी है। बीजी बेबे को देखकर हैरान रह गई कि हेवनली ड्रैगन हॉर्स उसके साथ ऐसे इंटरैक्ट कर रहा था, क्योंकि ये सोल बीस्ट आमतौर पर बहुत एरोगेंट होते हैं और अपने अलावा किसी को पास नहीं आने देते। ये हेवनली ड्रैगन हॉर्स जब छोटा था तब बीजी ने इसे बचाया था, इसलिए इसका बीजी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता बन गया था, वरना ये यहाँ उसके पीछे नहीं आ सकता था। पिछले स्पिरिट ट्रांसमिशन के मामलों में कोई भी हेवनली ड्रैगन हॉर्स इंसानों के साथ फ्यूज होने के लिए तैयार नहीं था। इस बार बीजी ने इसे विशेष रूप से लाया क्योंकि बेबे के अंदर रेडिएंट होली ड्रैगन की ब्लड लिनिएज थी और उसने उम्मीद नहीं की थी कि ये इतनी जल्दी बेबे के साथ फ्यूज होने का प्रस्ताव स्वीकार कर लेगा। बीजी इस पॉजिटिव शुरुआत को देखकर बहुत खुश हो गई और उसने जू सांसी से कहा, जू सांसी, इस हेवनली ड्रैगन हॉर्स के लेफ्ट साइड जो सोल बीस्ट है उसे गोल्डन टॉर्टोइस कहा जाता है। ये थोड़ी अबनॉर्मल स्टेट में है। गोल्डन टॉर्टोइसेस अपनी लंबी उम्र के लिए जाने जाते हैं और सोल बीस्ट की दुनिया में उनके कोई दुश्मन नहीं होते। कोई भी सोल बीस्ट उनके पास आने के लिए तैयार रहता है। वे कम से कम 10,000 साल तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन ये गोल्डन टॉर्टोइस एक एक्सेप्शन है। ये अभी 30,000 साल का है, लेकिन हाल ही में इसकी लाइफ एनर्जी लगातार कम हो रही है और अगले 3 साल में ये लगभग पूरी तरह समाप्त होने वाली है। मैंने इसे देखने में मदद की है, लेकिन मैं केवल थोड़ी लाइफ एनर्जी इसमें डाल पाई हूँ। मैं इसकी एनर्जी को पूरी तरह से बचा नहीं सकती। आप इसके साथ धीरे धीरे बातचीत करके ट्राई कर सकते हैं। जू सांसी चुपचाप अपने लार को निगलते हुए वहीं खड़ा था। गोल्डन टॉर्टोइस वाकई में एक गोल्डन टॉर्टोइस है। हालांकि गोल्डन टॉर्टोइसेस पूरी ग्रेट स्टार 2 फॉरेस्ट की डेस्टिनी को ऑस्पिशियस एम्परर बीस्ट की तरह प्रभावित नहीं कर सकते थे, फिर भी उन्हें ऑस्पिशियस बीस्ट्स माना जाता था। वे कछुओं के सम्राट जैसे होते हैं। अपने हाथ रगड़ते हुए जू सांसी जल्दी से गोल्डन टॉर्टोइस की तरफ बढ़ा और उसके पास पहुंचते ही उसके चेहरे पर अजीब सा लुक आ गया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है, लेकिन अगले पार्ट में आप देखने वाले हो युहाओं को अपने एक्शन में, और इसलिए अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन आपको जल्द से चाहिए। तो आप इस वीडियो में 3000 लाइक और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर।